हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के संपूर्ण गाइड के पेपर का, जो कि ये होगा मतलब आपके आदित्य रंजन सर के बुक से है, जो कि ये निकाला गया पेट स्पेशली पेट के लिए। और इसमें सिलेबस के अनुसार आपको जो है इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर संविधान आ जाता है, विज्ञान है, फिर गद्यांश हिंदी के हो गए, ग्राफ व्याख्या विश्लेषण। ठीक है, ये बुक जो है निकाली गई है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये टॉपिक वाइज दिया गया है। टॉपिक वाइज के बाद इसमें जो है आपको दिया गया है इसमें क्वेश्चन आंसर, अभ्यास प्रश्न। तो हम इसमें बेसिकली अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आज ये पहला पार्ट होगा जिसमें 5 अंक के आने हैं आपके इतिहास से। तो इतिहास में इतने सारी चीज़ें जो दिया गया है: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज, अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आने हैं। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपको इतिहास से जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में आज हम ये देखेंगे भारतीय इतिहास, फिर दूसरा पार्ट होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बाद तीसरा पार्ट इसमें भूगोल का होगा। ठीक है, ऐसे करके हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अभ्यास प्रश्न यहाँ से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है, तो उसको हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। ये प्रश्न 2023 के पेपर में शिफ्ट 1 में पेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, जो आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ प्रीवियस पेपर को भी समाहित किया गया है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए ब्यास और झेलम इसका राइट आंसर है। सॉरी, ब्यास और सतलज, ना कि झेलम है। ब्यास और सतलज नदी जो है, इन दो नदियों के बीच संवाद जो है विश्वामित्र नामक एक ऋषि के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ब्यास और सतलज। व्याख्या देखेंगे तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित जो है सिंधु नदी है। ठीक है, सबसे उल्लेखित अगर पूछा जाएगा तो वो सिंधु नदी हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हो गए। तो इस तरीके से कुछ इसकी व्याख्याएं हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। ये जिन का क्या अर्थ है, ये 2023 के शिफ्ट 1 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जिन, तो जिन का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा महान आत्मा। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, महान आत्मा इसका अर्थ होता है जिन का अर्थ। तो आंसर क्या है, राइट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब महावीर स्वामी के अन्य नाम की देख लेते हैं। जैसे कि इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जिन अथवा महावीर कहा गया। जिन एवं महावीर कहा जाता है। योग्यतम माने कि पूज्य होने के कारण इन्हें अरहत भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के कारण इन्हें केवलिन कहा गया और बंधनों से मुक्त होने के कारण इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ है, आप इसको भी चारों को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र इनमें से नहीं था। ठीक है, ये भी 2023 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें से देखिए सुवर्णगिरी ये था, तक्षशिला भी था, उज्जैनी भी थी, लेकिन इंद्रप्रस्थ उनमें से नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, क्योंकि उत्तरापथ प्रांत, कुछ प्रांत उनकी राजधानी देख लेते हैं। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली थी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। ये भी पेट 2023 के पेपर में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन है। बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में कब नियुक्त किया गया था या फिर कहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ये
वैशाली में नियुक्त किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में जो है प्रवेश की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी पार्ट, उपनिषद। वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जानते हैं, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या देखेंगे तो उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है, ये सब उपनिषदों में मिलता है। ठीक है, अब कुछ उपनिषद हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो जैसे छांदोग्य उपनिषद है, इसकी विशेषता यह है कि ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। मैत्रायणी उपनिषद है, ये इसकी विशेषता है कि ये सबसे नया उपनिषद है, मतलब सबसे नवीनतम उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद में क्या है कि ये सबसे छोटा उपनिषद है, इसकी विशेषता है। और बृहदारण्यक उपनिषद क्या है, सबसे बाद का उपनिषद है। तो इस प्रकार इस उपनिषद के बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बताना निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ठीक है, अब 2022 के पेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसमें से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। तो वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या हुआ करता, देवनाम प्रियदर्शी हुआ करता था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। देवनाम प्रिय का अर्थ क्या है, देवताओं का प्रिय। अब सम्राट अशोक जो थे 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक के ये इनका शासन काल था। लघु शिलालेख में इन्हें बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में इन्हें देवनाम प्रिय एवं देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो बुद्ध शाक्य अगर पूछा जाएगा तो भी इनका नाम ही है, किसका, अशोक का नाम है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया था, सॉरी पेट 2022 में पूछा गया है। तांबे का पहला बार उपयोग जो किया गया है वो ताम्रपाषाण युग में हुआ। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग, जिसे ताम्र युग के नाम से जानते हैं। पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमण का प्रतीक है। ताम्रपाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल भी माना जाता है। तो ये चीज़ें ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। पेट 2022 के क्वेश्चन है। तो ये प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत, तो 4 बौद्ध संगीत हुई थी। आपको इनको चारों का याद रखना है कौन कौन से स्थान पर हुआ था। तो प्रथम वाला जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, राजगीर में हुआ था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इनमें देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीत है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ, राजगीर या राजगृह में। इसके अध्यक्ष भी याद रखिएगा कौन थे, महाकश्यप थे। और शासक कौन था उस समय, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ। फिर हुआ दूसरा बौद्ध संगीत। दूसरा बौद्ध संगीत कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 483 383 मतलब कि 100 साल बाद हुआ फिर दूसरा बौद्ध संगीत। और वो स्थान था वैशाली। कौन अध्यक्ष बने थे उस समय, सर्वकामनी अध्यक्ष थे। शासक था उस समय कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में हुआ। फिर तृतीय बौद्ध संगीत हुआ 251 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगल पुत्र तिस, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और यह हुआ कश्मीर में कुंडल वन में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी भी पूछ सकता है। कभी अध्यक्ष पूछ लेता है, कभी स्थान पूछ लेता है, कभी जो है शासक पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। ये भी 2022 के पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म का जो सबसे मौलिक सिद्धांत है वो है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, हिंसा ना करना या जीवों को चोट ना पहुँचाना। तो अहिंसा, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जैन धर्म के 5 जो सिद्धांत हैं, महाव्रत हैं, उनको जान लीजिए। पहला है सत्य, तो सत्य मतलब झूठ ना बोलना। दूसरा है अहिंसा, मतलब जीवों को चोट ना पहुंचाना। तीसरा है अपरिग्रह, मतलब संपत्ति का संचय ना करना।
चौथा है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं इसमें से एक, तो इसलिए याद रखना। ठीक है, इन पांचों सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था, और अंतिम सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा किया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है, ये 2023 के पेपर में आया था पेट में। तो 2021 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया रामप्पा मंदिर, वो पूछा गया कि किस राजवंश के द्वारा बनाया गया है, और ये कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करंट से जोड़ के इतिहास, भूगोल और शास्त्र सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ये बनवाया गया था काकतीय वंश के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। काकतीय राजा था गणपति देव, उसका सेनापति था राचेरला, सेनापति रुद्रैया ने इसका जो है निर्माण करवाया था। मंदिर का ये पिरामिड नुमा विमान इस मंदिर की जो है प्रमुख विशेषता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुथु जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में कुथम्बलम मंदिर में जो है प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कि कौन से राज्य में पड़ेगा, तो ये पड़ता है केरल राज्य में। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुथम्बलम केरल में कुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है। इसका निर्माण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पेरुंगदाई कोंगू वेल्लीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है, ये बताना है। ठीक है, पेरुंगदाई की अगर बात करें तो ये तमिल साहित्य से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें याद रखना है आपको तमिल साहित्य। यह कृति जो है संगम काल के साहित्यिक परंपरा का हिस्सा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था इनमें से। तो किस शासक के दरबार में ये चीजें हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य उपाधि से नवाजा गया था, इनके दरबार में 9 रत्न सुशोभित थे, जो थे कालिदास, दूसरे थे बेताल भट्ट, शंख, वराह मिहिर, घट, कपर, ठीक है, छापड़क, वररुचि, अमर सिंह और धनवंतरी। ये 9 जो है क्या थे, 9 रत्न कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से बताना है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताना है यहाँ पे कि कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक इनमें से बंदरगाह हुआ करता था। तो वो था लोथल। यहाँ पर आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोथल का बंदरगाह यानी कि गोड़ीवाला जिसको कहते हैं बंदरगाह, सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी। और लोथल कहाँ पड़ता है, तो ये अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में, और भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित था। इसकी खोज 1957 ईस्वी में SR राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जिसमें लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो कौन सा बंगाल में आंदोलन हुआ था, उसके दौरान जो है ये डिजाइन किया गया था, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हुआ था बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जिसे और यह झंडा विकसित किया गया था जिसे स्वराज ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिसमें लाल था हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था, हरा जो था वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, पीला जो था अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो पंचतंत्र की कथाएं जो है इनमें से विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ पुस्तक हैं, उनके लेखक हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वेदव्यास ने महाभारत लिखा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश
किस में दिया था, यानी कि किस मुद्रा में दिया था, ये बताना। तो ये दिया गया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? इनमें से हरिसेन, इनमें से कौन से शासक के दरबारी कवि थे बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कौन थे, हरिसेन थे। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। यह प्रशस्त जो है ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, बताना है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा का दिन था। निरंजना नदी के किनारे पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है। इस घटना को बुद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। तो ये चीजें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, हर्षवर्धन के शासन काल में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो वो था, इसमें से अगर देखा जाए तो वो था कन्नौज। ठीक है। आंसर क्या है, यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। हर्षवर्धन का काल जो था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। पंच भारत के अंतर्गत, विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज और मिथिला और उड़ीसा को जीता इसने। और पंच भारत के विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये उस समय किया गया था उस पर मोम लोपी ढलाई। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोम लोपी ढलाई। ठीक है। यह मूर्ति किसकी बनी है, तो कांसे की बनी है। ये भी याद रखिएगा, इसे लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसिंग गर्ल मूर्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से जो है ये एक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। ठीक है। ये 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे और ये 9 रत्नों में से, इनके 9 रत्नों में से एक थे। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए 2021 के क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और इसमें अगर देखा जाए तो इंडिका के इसमें लेखक का नाम की अगर हम बात करेंगे तो मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी हुई है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये इसका गलत पार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखी है। फाहियान ने फो को की लिखा हुआ था। होनसांग के द्वारा सी यू की लिखा गया है पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 24, नीतिसार यानी कि राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था कामंदक के द्वारा। ठीक है। किसने लिखा था, कामंदक ने लिखा था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कामंदक ने नीतिसार पुस्तक लिखा, फिर इसके बाद चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। श्रीहर्ष ने लेखक जो थे ये नागानंद, रत्नावली, प्रिय दर्शिका, ये सभी इसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत्युभांड शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है इसमें से। तो वो हो जाएगा राखी गढ़ी। आंसर क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर
पवित्रता पूर्वक जो है ध्यान किया था। तो वो ध्यान, वो हमें बताना कौन सा स्थान था, तो वो था डुंगेश्वरी गुफा। कहाँ पर ध्यान किया था? डुंगेश्वरी गुफा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है 2023 के पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डुंगेश्वरी गुफा। गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आर्य पर्यवेक्षण क्या कहलाता है, क्या होता है, तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं इस तरीके से। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया यानी कि उरुवेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? इनमें से हर्षवर्धन ने पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो वो था थानेश्वर। क्या था? थानेश्वर था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता जो है ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। ये चिकित्सा से संबंधित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा। ठीक है, आयुर्वेद के जनक थे महर्षि चरक, उनके द्वारा लिखा गया है चरक संहिता। तो यहाँ पे आंसर चिकित्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो था पहला जो हड़प्पा स्थल था वो था रोपड़। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, रोपड़। रोपड़ की खोज कब किया गया? 1950 ईस्वी में बी लाल ने किया था। 1953 से 26 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने उसका जो है क्या ये उत्खनन करवाया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में खोजा गया वह उत्खनित दूसरा स्थल जो था वो कालीबंगा था, लेकिन पहला स्थल क्या था? रोपड़ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति निम्नलिखित संस्कृत के कविता के रूप में किस कवि के द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है जो है सी पाठ हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, प्रयाग प्रसिद्ध अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर यह उत्कीर्ण है। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। यह प्रशस्त जो है ब्राह्मी लिपि, शुद्ध संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली, या चंपू शैली किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद दोनों भाषा में लिखा गया हो, तो यह हो लिखा गया था। ठीक है, इस प्रशस्त में समुद्रगुप्त के विजयों का जो है उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए थे, आए थे ये। अब यहाँ पे बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो इसमें सही है सी ऑप्शन। ये कहाँ पर स्थित है? वल्लभी गुजरात में पड़ता है, तो वहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैन ग्रंथ के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, और महावीर के 11 प्रमुख शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है, इन्होंने बाद में जैन आगमों में इनकी रचना की। अगला क्वेश्चन है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दुष्यति के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उसको कहते थे ब्रह्मवर्त के नाम से। तो ब्रह्मवर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती और उसकी सहायक नदी जो थी दृश्यद्वती के मध्य का क्षेत्र जो था वो ब्रह्मवत्र कहा जाता था। ठीक है, मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु व उसकी सहायक नदी के क्षेत्रों में निवास करते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो यह हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? यह क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? खानवा। खानवा के युद्ध में हराया गया था। आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अब बाबर के द्वारा कुल लड़े गए युद्ध हैं, जिसमें इन सभी युद्धों में बाबर विजय हुआ, तो इनको देख लेते हैं। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 को, 17 मार्च 1527 को हुआ था। राणा सांगा जो है प्रतिद्वंदी शासक रहा था। फिर चंदेरी का युद्ध किया हुआ 29 जनवरी 1528 को। मेदिनी राय इसका मतलब विपक्ष था। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1929 को, और इसमें जो है महमूद लोदी के खिलाफ लड़ा गया था।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा ये बनवाया गया था 2023 में। क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आशा अहीर। क्या आंसर है? आशा अहीर के द्वारा बनवाया गया था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। यह किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 12 मील उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला पर जो है स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पितृ दोरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था शाहजहां के काल में, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, शाहजहां के काल में। ठीक है, शाहजहां का काल जो था वो मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता था। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो ये मुगल सम्राट का शासन था। आंसर यहाँ पे सो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो था वो कौन था? तो वो था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है सर्वप्रथम आया था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक अवधि तक जो है शासन किया, इसमें से बताना है। तो वो था तुगलक वंश। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इन चारों पांचों का हम देख लेते हैं शासनावधि। गुलाब वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसकी जो है शासन अवधि थी। 84 वर्ष तक टोटल इसने जो है शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक 30 वर्ष तक शासन हुआ। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा इसका शासनकाल। 92 वर्ष तक टोटल इसने शासन किया। फिर सैयद वंश आ जाता है 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक 36 साल। फिर लोधी वंश आ जाता है 1450 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ये 76 साल टोटल शासन करता है। इसके बाद कौन आ जाता है? फिर मुगल वंश आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया कर जो है फिर से किस मुगल शासक के द्वारा लगाया गया था? तो वो था औरंगजेब। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, जजिया कर जो था एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। अकबर ने 1564 ईस्वी में इस कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया गया इसके द्वारा। ठीक है, और इसके बाद अंतिम रूप से उत्तर मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला, इसके द्वारा 1720 में इसे फाइनली हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि अकबरनामा कि कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित, जिसे आयने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो वो खंड कौन सा है? तो वो है तीसरा खंड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीसरा खंड। ठीक है, अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना 5 खंडों में किया। आयने अकबरी के 5 भाग हैं, इसका 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम क्या है। ठीक है, अब ये कालक्रम बताना है, कब कब इन्होंने शासन किया। तो अब आपको इनको पता होगा कि इन्होंने कब कब शासन किया, तभी आप लगा पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें अगर शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक इसका जो है शासनकाल रहा था। अकबर का शासनकाल 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से लेकर 1316 तक रहा था। और इसके बाद इल्तुतमिश आया 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। तो यहाँ पे इसके लिए डी पार्ट करेक्ट है। सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश, फिर आया अलाउद्दीन, फिर आया शेरशाह सूरी, फिर इसके बाद अकबर। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो शिवाजी के समकालीन इनमें से संत जो थे वो थे तुकाराम। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संत तुकाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान जो था यह सैयद राजवंश से संबंधित था। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1398 ईस्वी में भारत के आक्रमण के समय उसके साथ आया था। किसके? तैमूर लंग का ये सेनापति था। ठीक है,
और 1414 में इसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में सैयद वंश की स्थापना की थी तथा रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो वो शहर था पूना, यानी कि पुणे, जिसको आज के डेट में जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी महाराज ने 1674 में जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी तथा छत्रपति की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? तो वो आगरा में दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर दिया गया था? आगरा में। आगरा की सूबेदारी जो है, आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को 1722 में दे दिया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और राजा जय सिंह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में थे। ये आमेर के राजा थे। राजा जय सिंह कहाँ के थे? आमेर के राजा थे। शाहजहां ने इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी और औरंगजेब ने इन्हें 7,000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस कराने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश से निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो ये जो है किसने कहा था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी जो थे भारतीय राजनेता, लेखक और भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता थे। ये बंगाल से संविधान सभा के सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? ठीक है, टॉमस रो, फायान और होनसांग। तो देखिए फायान, अगर इसमें से हम देखें तो फायान सबसे पहले आया, फिर आया होनसांग, सबसे बाद में टॉमस रो आया। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कब कब आए देख लीजिए। फायान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में। होनसांग आया हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में। और सर टॉमस रो आया था जहांगीर के काल में 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? ठीक है, दिया गया है इसमें कि 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व जो है कब हुआ? कलिंग युद्ध की शुरुआत, मतलब कलिंग युद्ध हुआ। 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु और 78 एडी मतलब शक संवत की शुरुआत। तो यहाँ पे जो 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु लिखा है ये गलत है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था वो 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग कर आंदोलन करने की आवश्यकता के बारे में जो है आश्वस्त किया था? तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाए। कब हुआ था? 1920, सितंबर 1920 में कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था ये बताना है। ठीक है, तो ये स्थित था सैन फ्रांसिस्को में। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था और इसका उद्देश्य क्या था इस पार्टी का? कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। गदर पार्टी ने गदर नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। बंदेल जो है बंगाली शब्द बंदर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत किया गया था? तो इसमें से शुरुआत किया गया था 1857 की क्रांति सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, इन ऑप्शन में से क्या सही है? ए पार्ट सिपाही के द्वारा। 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति को शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थान है केरल, कोच्चि में स्थित है। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेना की शुरुआत की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? तो वो थी मराठा सेना की। ठीक है, मराठा सेना की जो युद्ध नीति थी वो गोरिल्ला नीति थी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट।
गोरिल्ला रणनीति का प्रयोग बेसिकली शिवाजी ने किया था। शिवाजी महाराज और बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रभावी रूप से किया गया था। ठीक है, इस युद्ध पद्धति में घात लगाकर हमला करना, तोड़फोड़ करना, छापा मारना आदि रणनीतियां शामिल होती हैं। इस युद्ध पद्धति को वर्गीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का प्रणेता अहमदनगर के मलिक अंबर को माना जाता है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों से पराजित हुआ तथा मारा गया था। मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं, इस तरीके से आया था। ब्रह्म समाज जो है स्थापक इसमें बताना है, तो यहाँ पे मिलान करना था। चलिए इसको मिलान करते हैं। ब्रह्म समाज के जो है अगर हम बात करें संस्थापक, तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती थे, तो सी का सेकंड हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया था ये ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 5। तो 3 1 2 5 जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो इस प्रकार ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 2021 के पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब कब स्थापना हुआ था ये भी देख लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, आर्य समाज की स्थापना 1875 और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करेंगे। इसके नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे जिसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।